वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक कुमार विद्यार्थी और आप देख रहे हैं कॉमर्स ट्यूब तक। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप मॉडल पेपर जो है ना, जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है वो आ गया है, आप प्लीज़ इसे सॉल्व करके अपलोड कीजिए। तो मैं आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हूं। चलिए, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी और ये मॉडल पेपर सेट 1 है। इसमें 1 से 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं और सभी में जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको जो है ना, जो सही ऑप्शन है उसको टिक आउट करना है। चलिए, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट जरा सा मैं ब्रश को ओपन कर लूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन है, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पूंजीगत का मतलब होता है जो इनकम कभी कभी होता है, उसको बोलते हैं पूंजीगत। तो इस तरह का जो प्राप्ति होता है ना, उसको हम कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। इसका सही आंसर नंबर बी है। आपको बी में टिक आउट कर देना है स्थिति विवरण में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अदत्त चंदे को दिखाया जाता है। जो चंदा बाकी रह गया है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, वो आपके लिए संपत्ति है, उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे हम? बैलेंस शीट के संपत्ति वाले भाग में दिखाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है? मतलब जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, वो संस्था कौन सा है? तो ये जो है ना, महाविद्यालय, खेल कूद क्लब, अस्पताल, ये सभी जो है ना लाभ कमाने वाली संस्था है। और जो मारुति उद्योग है, ये लाभ ना कमाने वाली संस्था जो है ना नहीं है, अर्थात ये लाभ कमाने वाली संस्था है। इसका सही आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। तो जो चंदा होता है ना, वो आयगत प्राप्ति है। नंबर बी इसका सही ऑप्शन है, आयगत प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है? तो ये जो बिहार अकादमिक परिषद, ये जो बिहार इंटर काउंसिल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपका जो है ये अलाभकारी संस्थान है, ठीक है ना। नंबर ए इसको टिक आउट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन शुल्क है। जो लाइफ मेंबरशिप फी है, एक ही बार आपको मिल गया, ये पूंजीगत प्राप्ति है। नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर संपत्तियों के आधिक को कहते हैं। ये पूंजी निधि या पूंजी कोष कहलाता है, कैपिटल फंड। नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं। यदि आपको एडवांस मिल रहा है ना, तो वो लायबिलिटी है। नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए। तो ये जो है ना, वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया, मतलब वर्ष में एक बार, इस तरह का जो है ना, तो ये पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगा। पूंजीगत प्राप्ति, नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक समान साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो ये इसका सही आंसर नंबर ए है, 50। निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है? तो इसका सही आंसर है पूंजी पर ब्याज। नंबर बी लाभ का नियोजन कहलाता है। आगे है, साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों की पूंजी रखी जाती है। इसका रूल कहता है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स, जब पूंजी स्थिर हो, अस्थायी हो, तो आपको 2 खाते खोले जाते हैं। इसका सही आंसर नंबर बी हो जाएगा, अस्थायी आधार पर। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है वेतन पाने का, पूंजी पर ब्याज पाने का, कमीशन पाने का, उपर्युक्त सभी। जब पार्टनरशिप डीड हुआ ही नहीं है, तो इनमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका सही आंसर नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण की जाती है, तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है 6.5 माह। नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। ये 6 महीने के लिए लगाया जाता है। नंबर बी इसका सही आंसर है। नंबर बी में आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स हो, स्थिर हो, तो पूंजी और चालू खाते खोले जाते हैं। नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। आहरण पर ब्याज
व्यवसाय के लिए हानि है, व्यवसाय के लिए लाभ है, साझेदारों को लाभ है, बैंक को हानि है। इसका सही आंसर है व्यवसाय के लिए लाभ है। यदि पार्टनर्स अर्न करता है और वह ब्याज बिजनेस को दे रहा है तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा। इसका सही आंसर नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज से, वर्ष के लाभ से, साझेदारों के पारिश्रमिक से, उपर्युक्त सभी से। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से, क्योंकि जो भी है सब प्रॉफिट है और हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को पूंजी खाते में जमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, फर्म का एकीकरण, इनमें से कोई नहीं। जब अनुबंध में परिवर्तन होता है तो पार्टनरशिप फर्म का जो है रिकंस्ट्रक्शन होता है, पुनर्गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात है। तो 3 आदमी है तो 1 में 3 से भागा लगा दो, 1/3 1/3 1/3। सही आंसर नंबर सी है। ख्याति एक संपत्ति है, व्यर्थ, मूल्यरहित, मूर्त, मूल्यवान। ये जो है ना, ख्याति जो है मूल्यवान संपत्ति है। नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अधिलाभ से आप क्या समझते हैं। अधिलाभ बराबर होता है एसपी बराबर एपी माइनस एनपी। एपी का मतलब हो गया औसत लाभ माइनस एनपी समान लाभ, ठीक है ना। ये अधिलाभ कहलाएगा। इसका सही आंसर जो है नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। नहीं है तो कोई नहीं हो जाएगा, नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। तो इसमें जो है ना, व्यापार बेचने पर, दायित्व के निर्धारण पर, संपदा के निर्धारण पर, इनमें से कोई नहीं। इसका कोई भी आंसर टैली नहीं कर रहा है। सही आंसर नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो पूंजी खाते को पूंजी पर ब्याज से, आहरण पर ब्याज से, आहरण से लाभ या हानि में हिस्सा से। इसका सही आंसर है पूंजी पर ब्याज से। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है, प्रीमियम कहलाती है। इसका सही आंसर नंबर सी है। दायित्व में कमी होने पर व्यापार को लाभ होता है। इसका सही आंसर नंबर डी हो जाएगा, लाभ। आगे है, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय समान संचय हस्तांतरित किया जाता है। ये पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्यांकन में कमी को डेबिट किया जाता है। तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। इसका सही आंसर जो है नंबर सी हो जाएगा। पुराने साझेदारों के, एक मिनट, संपत्तियों में कमी को जो है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। नंबर ए हो जाएगा, संपत्तियों में कमी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक साझेदार के अवकाश के समय समान संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, नए लाभ हानि अनुपात में, पूंजी के अनुपात में। इसका सही आंसर है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, क्योंकि ये पहले का है तो ऑल रेशियो में ही इसको बांटेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी रेशियो दिया हुआ है, सी अवकाश ग्रहण करता है, लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जो है ना हर को बैलेंस कर लेना है। ये 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है, सबको 6 से गुना कर दो, ठीक है। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 2 1 हो जाएगा। तो 1 चला गया, 3 2 बच गया ना। इसका सही आंसर नंबर सी 3 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसकी देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष राशि हस्तांतरित किया जाता है ऋण खाते में, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से की ख्याति को शेष साझेदारों के बीच अपलिखित की जाती है। तो उसके हिस्से की ख्याति को जो लाभ प्राप्ति अनुपात होता है ना, उसमें अपलिखित की जाती है। नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। तो ये जो है ना पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। सही आंसर इसका नंबर सी हो जाएगा, जो ऑल रेशियो होते हैं उसमें वह डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। तो क्वेश्चन कहता है, मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों के, क्योंकि जैसे ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी की राशि मिलेगी तो उसमें सबका हिस्सा होगा, क्योंकि सबने प्रीमियम भरा होगा। इसीलिए इसका सही आंसर नंबर बी है, मृत साझेदार सहित सभी पार्टनर्स के।
अगला क्वेश्चन है, किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पूंजी खाते में जमा करते हैं सभी साझेदारों के, क्योंकि जो भी रिवैल्यूएशन होता है उसमें सबका हिस्सा होता है, ऑल पार्टनर्स। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड लाभ हानि को ये इक्वल रेशियो दिया हुआ है, जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स वाई का नया अनुपात हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 1/2 1/2। सही आंसर इसका बी है, नंबर बी। आगे है, किसी साझेदार द्वारा 20,000 के दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट होगी, तो ये जो है पार्टनर्स का पूंजी खाता शेयर कर देंगे हम, नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्स को हस्तांतरित करेंगे, तो ये जो है ना फर्म के विघटन पर जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसको हम वसूली खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा, ये साझेदारों के पूंजी खाते में, नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट करेंगे, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर बी। आगे है, साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है, ये भी बनावटी संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति, आर्टिफिशियल एसेट इसको बोलते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए, ये कैश या बैंक अकाउंट, नंबर सी सही आंसर है। एक फर्म की कुल संपत्ति 3,25,000 रुपया है, बाहरी दायित्व 45,000 रुपया है, साझेदारों की पूंजी की राशि होगी, तो आपको करना क्या है, संपत्ति में से दायित्व को माइनस कर देना है। 3,25 में 45 को आप माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 4 8 12 2, 2,80,000, सही आंसर इसका हो जाएगा 2,80,000। अगला क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे, तो फर्म के विघटन पर जो पार्टनर्स लोन अकाउंट होते हैं ना, उसको हम हस्तांतरित नहीं करते हैं, बल्कि उसको जो है ना एक अलग से खाता खोल के हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा एक साझेदार को दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आता है, ये अनिवार्य समापन के अंतर्गत आता है। यदि 10 रुपया वाला समतांश 12 रुपया पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाएगा, चूँकि अंकित मूल्य से अधिक पर शेयर को बेचना अधिमूल्य अर्थात प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कहलाता है, नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का प्रयोग किया जा सकता है, तो जो अधिलाभ है, जो प्रीमियम है ना, उसका प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, तो बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होता है, तो दायित्व जो रकम प्राप्त हुआ है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, हिंदी में बोलते हैं चुकता पूंजी, जो चुकता पूंजी है ना वही कुल दायित्व कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता होता है, ये नाम से जुड़ा होता है व्यक्तिगत खाता। आगे है, अंश के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाना चाहिए या दिखाया जाता है, जो अधिलाभ है, अधिमूल्य है, प्रीमियम है, वो दायित्व होता है, दायित्व यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। आगे है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती है, तो ये कटौती जो है ना ये बनावटी या कृत्रिम संपत्ति बोलते हैं इसको हम, नंबर डी। आगे है, कंपनी के समापन पर ऋण पत्रों के मूलधन की वापसी की जाती है, सबसे पहले, सबसे बाद में, समता पूंजी से पहले, इनमें से कोई नहीं, तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा। पेटेंट व कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो पेटेंट होता है ना वो अमूर्त संपत्ति कहलाता है, पेटेंट, गुडविल, ये सब अमूर्त संपत्ति है। लाभांश समांतर दिया जाता है पेड अप कैपिटल पर, प्रदत्त पूंजी, नंबर सी। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल करते हैं, ये व्यापारिक, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिटा, सभी, इसका जो है ना सभी हो जाएगा, नंबर डी। आगे है, वित्तीय विश्लेषण उपयोगी हैं, वित्तीय विश्लेषण विनियोगकर्ता, अंशधारी, ऋणपतधारी सबके लिए उपयोगी है, नंबर डी, क्योंकि इससे जो है ना सबके बीच कंपनी का साख बनता है, इसलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। अस्थायी संपत्ति में शामिल होता है, तो मशीन अस्थायी संपत्ति है, नंबर बी में टिक आउट करेंगे हम। निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है, विज्ञापन, वेतन, वितरण, ये संचालन व्यय, कार की बिक्री पर हानि संचालन व्यय नहीं है, नंबर बी सही आंसर है। नगद बिक्री है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर ए, इसको हिंदी में बोलते हैं परिचालन क्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्लांट एवं मशीन के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन है, तो ये न तो अंतर्वाह न बहिर्वाह, नंबर सी हो जाएगा।
ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है, ये तो हानि है कंपनी के लिए, हानि कह दिया है क्या? ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है, तो यह है नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, और चूंकि यदि अब आपने नहीं दिया है ना, सॉरी, इसको नंबर बी नहीं, आप इसको जो है नंबर सी मानिए, चूंकि आपको पेमेंट करना है, आपने पेमेंट नहीं किया है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है, नहीं, ये क्वेश्चन डबल दे दिया है क्या? ओ, शोधन प्रीमियम है, चूंकि ऋण पत्र किसी किसी व्यक्ति का होगा तो ये व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। प्रीमियम खाता है, नहीं, एक मिनट, प्रीमियम, एक दोबारा इसको चेक कर लेते हैं एक बार हम, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। हाँ ठीक है, नंबर ए ही होगा इसका, व्यक्तिगत खाता ही है। अगला है शोधन कोष विनियोग है। विनियोग आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो ये आपके लिए संपत्ति कहलाएगा, नंबर सी। आगे है ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम की व्यवस्था सामान्यतः डैश के समय की जाती है। तो प्रीमियम की व्यवस्था जो है ना, ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही कर दी जाती है। ठीक है ना, ये जो है नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने प्रत्येक 100 रुपया वाले 1012% डिबेंचर को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया, 12% है, तो ये 12% जो है ना ब्याज की दर है, क्योंकि डिबेंचर पर जो है इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ब्याज की दर कहलाएगा। स्थिति विवरण है, तो एक विवरण है, नंबर बी, ये स्थिति विवरण क्या है? एक विवरण है। आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? अंश पूंजी को जो है ना, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, याचित पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, अंशधारी कोष। इसको अंशधारी कोष में हम दिखाते हैं, ये इसका हेडलाइन होता है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है, ये जो है ना संचालकों के लिए, अंशधारियों के लिए, प्रबंधक के लिए, अंकेक्षकों के लिए, नहीं, तो इसका सही आंसर जो है नंबर सी हो जाएगा, अंशधारियों के लिए। नंबर सी अंशधारियों के लिए। आगे है संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है? तो ये वार्षिक सभा में प्रस्तुत की जाती है, नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, पूंजीगत प्रकृति ये बैलेंस शीट में जाता है, नंबर बी। आगे लंबवत विश्लेषण को कहा जाता है, तो ये इसको स्थिर विश्लेषण भी कहते हैं, नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है, तो इसमें कोई भी आंसर टैली नहीं कर रहा है, इसका नंबर डी, इनमें से आलोचना भी है, विश्लेषण भी है, निष्कर्ष भी होता है, तुलना प्रवृत्ति अध्ययन भी होता है, सभी है, तो इसका सही आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे है समविच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां पर लागत और बिक्री मूल्य आपस में बराबर हो जाए, तो ये आंसर दिया हुआ है नंबर डी, कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो, मतलब इसको जो है ना लाभ होती है ना हानि होती है, उसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या समविच्छेद बिंदु। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण समानतः प्रयुक्त हैं, तो ये जो है तुलनात्मक विवरण ये भी सही है, समान आकार विवरण ये भी सही है, लेखांकन अनुपात ये भी सही है, उपर्युक्त डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे है समरूप विवरणों को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है लंबवत या शीर्ष विश्लेषण। आयकर का भुगतान माना जाता है, ये संचालन व्यय नहीं या अप्रत्यक्ष व्यय, जो आयकर का भुगतान है ना वो अप्रत्यक्ष व्यय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समान आकार के आर्थिक चिट्ठा में कुल क्षमता एवं दायित्वों को किसके बराबर माना जाता है? तो इसका सही आंसर है 100 के बराबर माना जाता है। ठीक है, आगे है शीर्ष या उदग्र विश्लेषण जाना जाता है, इसका सही आंसर है स्थैतिज विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है, इसका सही आंसर है गतिशील विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति विश्लेषण में शामिल होता है, इसका सही आंसर जो है आलोचना विश्लेषण। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है ना, चलिए इसका तीनों ऑप्शन सही है, नंबर डी में टिक आउट कर दो। अगला क्वेश्चन है,
एक कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऋण क्षमता अनुपात। ठीक है, आगे है ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है, इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म लोन बटे शेयर होल्डर फर्म। इसका सही आंसर नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी तरल संपत्ति है? तरल संपत्ति का मतलब है जिसको हम बिना समय गवाए मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटर्स तरल संपत्ति माना जाता है। आगे है चालू अनुपात है, तो CA बटे CL होता है, नंबर ए सही आंसर है चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। निम्न में से कौन सा लाभदायकता अनुपात नहीं है? मतलब जिसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं लाभदायकता अनुपात। वह क्या है? नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा चालू अनुपात, नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये तो न्यूमेरिकल है, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये भी आपको बनाना होगा। यदि आप लोगों से नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इससे पहले भी कुछ बहुत सारे कमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं इस वीक में 100% सॉल्व करके अपलोड करूंगा। अगला क्वेश्चन है तरल अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्ति को भाग देने पर, ठीक है ना। ये चालू दायित्वों से, चालू दायित्व में क्या लिखा है? तरल अनुपात प्राप्त होता है लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है तरल संपत्ति लिक्विड एसिड्स बटे CL। तो इसका सेंस तो कुछ है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तरल संपत्ति को भाग देने से, किससे भाग देंगे हम? तो CL से ना। हाँ, ये CL थोड़ा सा घुमा कर लिखा हुआ है, तरल चल दायित्वों से हो जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, ये बनाना पड़ेगा। संपत्तियों का खाता है, संपत्ति वास्तविक खाता होता है, नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है कैश फ्लो विवरण आधारित है, तो लेखांकन के रोकड़ आधार पर, लेखांकन के उपार्जन आधार पर, इनमें से ए भी दोनों सही आंसर, ए भी दोनों है इसका। निम्न में से कौन एक रोकड़ मद है? नगद विक्रय ह्रास, ये नगद विक्रय, तो नगद विक्रय ही रोकड़ मद है ना, रोकड़ का मतलब रुपया होता है। आगे रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, तो ये ऑल ऑफ दी सभी से, आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, सभी इसका सही आंसर है। आगे है आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है, आयकर के भुगतान को वर्गीकृत किया जाता है ये संचालन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। संचालन लाभ ज्ञात करते समय शुद्ध लाभ में किसे जोड़ते हैं? ब्याज प्राप्त किया, समान संचय में वृद्धि, बस ये सही आंसर नंबर सी है, समान संचय में वृद्धि, बाकी सबको तो घटाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है? तो संचालन संबंधी ये स्टॉक का नगद क्रय, नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि मशीन इन्वेस्टिंग में जाता है, अंश फाइनेंसिंग में, विनियोग जो है इन्वेस्टिंग में, स्टॉक ऑपरेटिंग में जाता है। अगला क्वेश्चन है आयकर की वापसी रोकड़ का डैश है, तो ये रोकड़ का स्रोत हो गया, नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह विवरण में आप बैंक अधिविकर्ष का व्यवहार कैसे लिखेंगे? तो ये तो कैश समतुल्य होता है ना, रोकड़ समतुल्य, इसको हम नंबर डी, ये जो होता है वो कैश समतुल्य होता है, ठीक है ना। और वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, तो इसको आप फाइनेंस, इसका हम दो तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो फाइनेंसिंग में आप इसको आप ले जा सकते हैं, नहीं तो लास्ट में क्या करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश के साथ ही प्लस माइनस कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर जो कोई भी कि इनमें से जो है ना सभी नहीं लिखा हुआ है। इसका सी भी सही है और डी भी सही है, तो क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कैश समतुल्य ही मानते हैं और ये फाइनेंसिंग में भी ले जाते हैं, तो आप इसमें से दोनों में से किसी को टिक आउट करेंगे, ये शायद दोनों सही है। लेकिन यदि इस तरह का दोनों ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो बेहतर होगा कि आप इसको फाइनेंसिंग में ले जाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है निवेश से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टिंग, तो ये अंशों का निर्गमन, ये तो फाइनेंसिंग में जाएगा। दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान, ये फाइनेंसिंग में जाएगा। कच्चे माल का नगद क्रय, ये ऑपरेटिंग में जाएगा। गैर वित्तीय संस्थान द्वारा निवेश का विक्रय, ये आपका इन्वेस्टिंग में नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा मद रोकड़ समतुल्य है?
ट्रेजरी बिल, तरल अल्पकालीन निवेश, व्यापारिक बिल, उपयुक्त सभी, ये सभी जो है ना रोकड़ समतुल्य है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का मॉडल सेट 1 अकाउंटेंसी का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि आपके पास किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेहिचक कमेंट करें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपकी कमेंट का जवाब देने का। थैंक्स।